हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। देखो, हम बात कर रहे थे बीएमएस फर्स्ट ऑफ के अंदर संस्कृत के बारे में, और संस्कृत के अंदर आज हमें उपसर्ग के बारे में बात करनी है। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक, हम पिछले लेक्चरों के अंदर ऑलमोस्ट सारा ही संस्कृत का पेपर वन कंप्लीट करा चुके हैं। समास हो गया, कारक हो गया, संधि हो गई, ठीक, और शब्द रूप हो गए, धातु रूप हो गए, और संज्ञा हो गई, संस्कृत वर्ण परिचय यानी माहेश्वरी सूत्र, ये सब हम कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो नहीं मिल रही है तो आप मेरे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइए, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर भी जा सकते हो, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो आज हमें बात करनी थी यहाँ पर उपसर्ग के बारे में। देखो, उपसर्ग की बात करने से पहले मैं आपको बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ। ठीक है, देखो, डायरेक्टली मैं उपसर्ग को स्टार्ट करा सकता हूँ और 10 मिनट के अंदर ख़त्म करा सकता हूँ, लेकिन अगर आपको यहाँ पर कुछ बेसिक्स नहीं पता हों, जैसे मैंने संधि में आपको बहुत सारे बेसिक्स बताए थे, बहुत सारी संधि बताई थी, अगर आपको वो संधि यहाँ पर याद नहीं आएंगी तो आप एक वाक्य नहीं बना पाओगे। देखो, यहाँ पर 22 उपसर्ग होते हैं और इन 22 उपसर्ग को धातु के साथ मिलाकर कोई ना कोई एक शब्द, एक वाक्य हम बनाते हैं। ठीक है, और वो वाक्य कैसे बनेगा, वो शब्द कैसे बनेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर संधि थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको माहेश्वरी सूत्र पता होना चाहिए, तभी आप कन्वर्ट कर पाओगे। देखो, सिंपल सिंपल तो सभी कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि दो शब्दों को बस जोड़ना होता है, लेकिन कभी कभी दो शब्दों के बीच में संधि भी लग सकती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा माहेश्वरी सूत्र का भी हम प्रयोग हो सकता है, कैसे होगा वो हम आगे जाके देखेंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखी है एक बार संधि को तो आप जरूर ही देख लेना। ठीक है, अगर फिर भी मैं आप वो इंपॉर्टेंट संधि आपको यहाँ पर भी बताऊंगा कि कौन कौन सी संधि आपको अभी दिमाग में लेके चलनी है। ठीक है, ताकि आप इस टाइम पे इस उपसर्ग को अच्छे से समझ सको। देखो, अब उपसर्ग को समझने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ लिख के बातें बताना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। देखो, सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई व्यंजन होता है तो उस व्यंजन के अंदर कोई ना कोई स्वर छुपा होता है, और उसको हम स्वर को जब हम बाहर लिखते हैं तो उसके नीचे हलंत लगाना होता है। और जब भी किसी वर्ण के अंदर जब हलंत लग जाता है तो इससे ये सिंबलाइज होता है कि ये अब ये प्योर व्यंजन है, इसके अंदर कोई स्वर नहीं छुपा हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस व्यंजन के अंदर एक स्वर छुपा हुआ था तो हमने उसको बाहर निकाल दिया और इसके नीचे हलंत लगा दिया, तो अब इसके अंदर कोई भी अमर स्वर छुपा नहीं होता। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, ये बात क्लियर हो गई। दूसरा, अब ये जो हमारा मैं के नीचे हलंत है, इस मैं को हम आधी में लिख सकते हैं। ठीक है, आधी में लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको अंकी बिंदी भी करके लगा सकते हैं, अनुस्वर करके भी हम लगा सकते हैं। दो पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये मैंने ये बहुत जगह आपको बताए भी होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने संधि के अंदर भी बताया होगा और आपको माहेश्वरी सूत्र के अंदर भी बताया। कोई नहीं, अगर आपने नहीं देखा है तो अब आप देख लीजिए। तीसरा पॉइंट, जैसे यहाँ पर रे के नीचे हलंत है प्लस न है, तो आप क्या कर सकते हो, इस रे के जो हलंत है इसको हम ने के करके आधा रे चढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने बताया ना कि हम आधे में को हम हलंत, जिसके नीचे हलंत लगा है उसको हम आधा लिख सकते हैं, तो इसके नीचे भी हलंत लगा है इसको हम आधा लिख सकते हैं, और आधा इसके ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे निर्गंज आगछंती या निर्गछंती, अभी हम पढ़ेंगे, हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे। अभी आप इनको थोड़ा दिमाग में रख लेना है। ठीक, तो ये तो कुछ आपको ये बातें ध्यान रखनी थी। देन चौथा है, कुछ संधि के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आपने व्यंजन संधि के अंदर सचुतु संधि पढ़ा होगा, ऋतुतु संधि पढ़ा होगा, वो भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है, वैसे तो मैं इन संधियों को पढ़ा चुका हूँ, फिर भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखो, सचुतु संधि जिसका सूत्र होता है इस्तु सचुतु नास्चु, यानी ये क्या कहता है, सचुतु संधि यानी से और तय वर्ग को किस में कन्वर्ट करना है, सा और चा वर्ग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, सा और चा वर्ग को सा और ता वर्ग को सा और चा वर्ग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर देख लो, आपको शायद क्लियर हो जाएंगी बातें कि जो सा है, सा वर्ण है, और ये पूरा ता वर्ग है, तय तख्ती तय तन दय दवा दय धनुष नैनल, ये पूरा ता वर्ग, और ये केवल एक वर्ण सा। अगर उनको किस में कन्वर्ट करना है, सा में, अगर इनके सा में और ता को चा में, था को छा में, दा को जा में, धा को ना झा में, नै को आ में। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख लो, एक हरीश प्लस से थे, तो हरीश प्लस से थे यानी से के सामने, यदि से के सामने ये वाला सा आता है तो इसको भी हम इसी में कन्वर्ट कर देंगे, तो इस वाले सा को भी हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसमें कन्वर्ट कर देंगे, तो हरी लिखेंगे और इस सा को इस वाले सा में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो, ये आधा लिख सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, आधा लिखेंगे, और आधा कैसे लिखना है, इसके प्रकार का लिखना है, क्योंकि इसको हम इसमें कन्वर्ट कर रहे थे ना, और इसको हम आधा लिखेंगे तो आधा सा इस तरह से हो जाएगा हरीश, और ये पूरा सा तो रहेगा ये हरीश से थे। ठीक है, ये तो होगा सचुतु संधि। देन होता है ऋतुतु संधि। अब ऋतु संधि क्या कहता है, जो सा है और जो पूरा ता वर्ग है, अगर उनके सामने सा आ जाए या टा वर्ग में से कोई आ जाए तो आपको क्या कन्वर्ट करना है, इनके जो समान रूप मतलब जो इनके सामने है उनसे कन्वर्ट करना है। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखो, पिस प्लस तम।
अब यहाँ पर से आ रहा है, देखो सा पहले भी आ सकता है, पहले वर्ण के लास्ट में भी आ सकता है, या दूसरे वर्ण के पहले में भी आ सकता है। तो सा पहले में आ रहा है, ठीक है। और ये आ रहा ता, कन्वर्ट किसको करना है, इन वाले को कन्वर्ट करना है, यानी ता को किसके कन्वर्ट, उसके सामने वाले का कन्वर्ट करना है, यानी टा में कन्वर्ट करना होगा आपको। तो इस ता को क्या कर दोगे आप, टा में कन्वर्ट कर दोगे, तो आपने टा में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और ये स है, इसको हम आधा से में लिख सकते हैं, तो पृष्ठम हो गया। तो ये तो आपको संधि आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये दो संधि बताने का क्या कारण है, ये कारण है कि ये दो संधि है जब आप यहाँ पर उपसर्ग से बनाओगे तो ये आपका यहाँ पर काम आएंगे। तो मैं एक बार लिख भी देता हूँ, सचुत संधि आपको दिमाग में रखनी है एंड ऋतु संधि आपको दिमाग में रखनी है। ये दो संधि आपको यहाँ पर दिमाग में रखनी है। उसके बाद ये आपको क्लियर हो गई। ये अगर आपको क्लियर हो गया तो आप यहाँ पर अच्छे से उपसर्ग का प्रयोग बना के कोई भी शब्द आराम से बना सकते हो। और बात करता हूँ मैं उपसर्ग के बारे में थोड़ी सी। देखो उपसर्ग, उपसर्ग, अब उपसर्ग होता क्या है, चलो एक बार हम उपसर्ग के बारे में देख लेते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। देखो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं उपसर्ग। अब अभी हम जैसे कि देखो, अगर आपने आईयूपीएससी नेम देखा होगा, आईयूपीएससी नेम में क्या होता है, प्रीफिक्स लगता है, ठीक है, प्रीफिक्स लगता है आगे, देन उसके बाद सफिक्स लगता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होता है, धातु हो है या कोई शब्द हो तो उनके आगे क्या लगता है, उपसर्ग लगता है, ठीक है। और उनके पीछे क्या लगता है, प्रत्यय लगता है। तो इस तरह से कोई शब्द हमारा बनता है, इस तरह से कोई शब्द यहाँ पर बनता है। तो इसी तरह से उपसर्ग के अंदर भी है। जिस तरह से अगर आपने केमिस्ट्री के अंदर क्लास 11 में देखा होगा कि आईयूपीएससी के आगे प्रीफिक्स लगेगा, बाद में सफिक्स लगेगा, तो इसी तरह से यहाँ पर आगे उपसर्ग लगता है और पीछे प्रत्यय होता है। हम बात कर रहे थे उपसर्ग की। उपसर्ग होता क्या है, उपसर्ग एक ऐसा शब्द है जो किसी के आगे लग के उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। अब कौन, पहले हम देख लेते हैं उपसर्ग होते कौन से। देखो ये 22 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ, बाद में बताऊंगा। अभी पर, परा, परि, परिति, अधि, अभि, अति, अपि, ये 22 प्रकार के उपसर्ग होते हैं कि पर, परा, परि, परिति, अधि, अभि, अति, अपि, दूर, दस, निर्निस, वि, सम, आनी, अनु, अब, सु, अत, उप, अप, ठीक है। तो ये 22 प्रकार के होते हैं। अब जैसे कि मान लो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे हार, हार का मतलब होता है माला। ये कोई शब्द है, ठीक है। अगर कोई शब्द ले सकते हैं, कोई धातु ले सकते हैं, अगर उसके आगे हम यहाँ पर एक उपसर्ग लगा देते हैं, मान लो पहला ही उपसर्ग लगा देते हैं, पर करके हम पहला ही उपसर्ग के साथ लगा देते हैं, तो करना क्या, आपको जोड़ना है। तो उपसर्ग ने क्या कर दिया, इसके अर्थ को चेंज कर दिया। देखो हार का मतलब था माला वगैरह, ठीक है। तो अब फिर अगर उसके सामने फिर उपसर्ग लग गया, पर उस उपसर्ग लग गया, तो इसका मतलब होगा प्रहार। प्रहार मतलब एक तरीके से किसी को मारना, प्रहार करना। तो उसने क्या करा, उसके अर्थ को चेंज कर दिया, वो क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, ठीक है। अब इसमें हम एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो यहाँ पर लिखा गया है हमारे बुक में कि जो उपसर्ग होते हैं वो किसी भी शब्द के आगे, धातु के आगे लग के उसके अर्थ को चेंज कर देते हैं, पर लेकिन जरूरी नहीं कि वो हर बार अर्थ को चेंज ही करे। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो अब बस्ती का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि बस्ती का मतलब होता है रहना, ठीक है। और मैं इसके सामने एक उपसर्ग लगा देता हूँ, ठीक है। देखो जैसे मैं उपसर्ग लगा देता हूँ, नी उपसर्ग लगा देता हूँ, नी उपसर्ग, ठीक। देखो अगर इसके सामने मैं नी उपसर्ग लगा देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, नी वस्ती बन जाएगा। अब नी वस्ती का मतलब भी क्या होता है, रहना। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो उपसर्ग है वो किसी धातु के साथ मिलके उसके अर्थ को चेंज ही कर दे। तो पहला पॉइंट तो ये था कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी भी धातु के आगे लग के उनको अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं। क्या ऐसा कहना 100% सही होगा? नहीं, ऐसा कहना 100% सही नहीं होगा। 95% तक ही हम कह सकते हैं कि उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लग के यहाँ पर इसको अर्थ को चेंज कर देते हैं। भाई एक्सेप्शन आपने आईयूपीएससी नेम में भी तो पढ़े होंगे कि कुछ एक्सेप्शन है, वो आईयूपीएससी नेम को फॉलो नहीं कर रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ उपसर्ग होते हैं जो अर्थ को परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है, उनको भी हम एक्सेप्शन तरह याद रख सकते हैं, ठीक। पर इतना जरूरी नहीं है। फिर भी मैंने आपको बता दिया कि एमसीक्यू में अगर कोई एक लाइन दे दे कि क्या सभी उपसर्ग किसी धातु के रूप को चेंज कर देते हैं, ठीक है, या नहीं करते हैं, अगर ऐसा भी आ जाए तो आप आसानी से कर ले जाओगे। तो अभी आपको कितनी बात समझ में आनी चाहिए, अभी आपको समझ में आना चाहिए उपसर्ग क्या होते हैं। वो किसी धातु या शब्द के आगे लगने वाले शब्द होते हैं जो उनके अर्थ को चेंज कर भी सकते हैं, उनके अर्थ को चेंज नहीं भी कर सकते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अब देखो
देखो उपसर्ग का अकेले का कोई मतलब नहीं होता। देखो नी का कोई मतलब है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन नी को हमने किसी धातु के साथ मिला दिया तो उसका एक अर्थ बन गया। ठीक है, जैसे हमारा प्र का कोई मतलब नहीं था, लेकिन हमने इसको हार के साथ मिला दिया तो प्रहार बन गया। यानी किसी धातु या शब्द के साथ जब हम किसी उपसर्ग को मिलाते हैं तो उनका एक अर्थ बनता है। ठीक है, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपने पदार्थ विज्ञान के अंदर द्रव्य पढ़ा होगा कि द्रव्य के अंदर क्या होता है, गुण होता है, कर्म होता है, लेकिन खुद गुण और कर्म का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। अगर द्रव्य होगा तो ही गुण और कर्म की वैल्यू होती है, क्योंकि समवायी तो नीचे देखो, समवायी वो तो गुण का श्लोक हो गया। देखो गुण के अंदर जो गुण होता है ना, वो किसके अंदर रहता है, द्रव्य के अंदर। जो कर्म रहता है वो भी किसके अंदर रहता है, द्रव्य के अंदर। ठीक है, शायद आपने एक श्लोक भी पढ़ा होगा, यत्र आश्रिता कर्म गुणा द्रव्य, यत्र आश्रिता कर्म गुणा समवायी तो, कुछ इसी प्रकार था, मुझे याद नहीं है। आचार्य चरक ने श्लोक बताया था कि जो गुण और कर्म है वो किसके अंदर रहते हैं, द्रव्य के अंदर रहते हैं। तो ठीक है, तो उसी प्रकार से हम ऐसे समझ सकते हैं कि उपसर्ग उपसर्ग अकेले का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो जब किसी धातु के साथ जुड़ जाता है तो उसका मतलब बनता है। सेम ऐसे ही जैसे गुण और कर्म का अकेले का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल से आप इसको याद रख सकते हो। देखो जितनी मैं 10 मिनट के अंदर ये आपको बातें बता चुका हूँ, अगर आपको ये बातें समझ में आई है तो आप यकीन मानिए कि आपके लिए चैप्टर में कुछ भी नहीं रह गया है। ठीक है, अगर आपने इन बातों को समझ लिया है तो आपके लिए चैप्टर में कुछ भी नहीं रह गया है, ये बात मैं कह रहा हूँ बार बार। ठीक, तो चलिए, अगर आपको इतना समझ में आया तो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम अपने नोट्सों से, जो कि मैंने आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। देखो अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप मेरी मदद करना चाहते हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो और एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, ताकि मुझे लगे कि हाँ बच्चों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और भी मैं कुछ बता देता हूँ, अगर आपको और भी दूसरे सब्जेक्ट के भी लेक्चर देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं BMS फर्स्ट फ्रॉम ऑलमोस्ट कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखो उपसर्ग उपसर्ग मैंने आपको बता दिया कि उपसर्ग क्या होता है, कि उपसर्ग एक ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी धातु के या किसी भी शब्द के आगे लग जाते हैं और उनके अर्थ को परिवर्तन कर भी सकते हैं। मतलब वो जो शब्दार्थ बना है उसको परिवर्तन कर भी सकते हैं, या थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, या पूर्ण रूप से भी परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। देखो उपसर्ग पूर्वक सृज धातु से कृत धातु। देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो ये उपसर्ग शब्द है वो कैसे बना होता है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, पहले भी बताया है कि जो भी कोई शब्द होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक धातु और एक प्रत्यय, एक धातु और एक प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो उपसर्ग है वो एक धातु यानी सृज धातु और गृण प्रत्यय इन दोनों से मिलकर क्या बना होता है, उपसर्ग बना होता है। और उपसर्ग का जो अर्थ होता है वो होता है जो समीप रखा जाए, जो समीप रखा जाए वो होता है उपसर्ग का मतलब। यानी कि शब्द के समीप ही तो रखते हैं। जैसे मैंने बता दिया हार, तो हार के समीप हम क्या लिख देंगे, एक उपसर्ग रखेंगे। मान लो प्र उपसर्ग रख देते हैं इसके समीप, तो ये क्या बन जाएगा, प्रहार। तो यही क्या होता है, यही उपसर्ग का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, उस शब्द के समीप रखना है, उस शब्द के समीप रख देना है उपसर्ग को। तो इतना आपको समझ में आया। ठीक, और देखो देखो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि उपसर्ग के अंदर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, उपसर्ग के अंदर कौन सा उपसर्ग लगा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उपसर्ग के अंदर कौन सा उपसर्ग लगा होता है, उप उपसर्ग लगा होता है। ठीक है, ये वाला उप उपसर्ग ये लगा हुआ ना, उप उपसर्ग, क्योंकि जब हमने 22 उपसर्ग बताए थे तो वहाँ पर एक उप उपसर्ग भी है। देखो इसके अंदर कहीं ना कहीं उप छुपा होगा। देखो ये रहा उप, ये रहा उप। ठीक है, ये मेरे रफली नोट्स है जो मैंने अपने एग्जाम टाइम पे पढ़े थे। ठीक है, इनसे मैं अलग ही आपके लिए नोट्स बनाता हूँ। ठीक है, खुद हैंड रिटन नोट्स बनाता हूँ, अभी बनाता हूँ आपके लिए, लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। ठीक, क्योंकि मेरे नोट्स खुद के बने पड़े थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एक अच्छे नोट्स प्रोवाइड हो। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम टाइम पे बिल्कुल अच्छी सी चीज़ें समझ में आए और आसानी से एग्ज़ाम आप क्रैक कर लो। ठीक, क्रैक करने का मतलब अच्छे नंबर से आप पास हो जाओ। तो आगे हम बात करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। देखो दो बात आपको समझ में आनी चाहिए। पहला कि उपसर्ग के अंदर भी एक उपसर्ग लगा होता है जो कि होता है उप उपसर्ग। ठीक, दूसरा जो उपसर्ग शब्द है वो कह रहा है सृज धातु प्लस घृत प्रत्यय से मिलकर उपसर्ग बना होता है। ठीक, दो बात है। तीसरी बात, उपसर्ग का जो अर्थ होता है वो समीप रखा जाए, मतलब उपसर्ग को आप किसी शब्द के समीप रखना है ताकि उसका एक अर्थ बन सके, ताकि उसका एक मतलब बन सके। तीन बात। अब हम देखते हैं उपसर्ग का एक सूत्र आता है। देखो सूत्र इंपॉर्टेंट है, सूत्र इंपॉर्टेंट है। सूत्र क्या है, प्रादय उपसर्ग क्रिया योगे। यानी प्रादय, प्रादय का मतलब होता है प्र और आदि। यानी जो आपके देखो पहले जो उपसर्ग स्टार्ट होता है वो किससे होता है, प्र से होता है। यानी कि जो 22 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ फिर से। पर परा परि परिति, ये रहा ना, तो ये जो 22 प्रकार के जो उपसर्ग होते हैं, ठीक है, ये जो 22 प्रकार के उपसर्ग होते हैं उनका क्रिया योगे,
यानी कि इनको क्रिया के साथ जोड़ना। देखो क्रिया क्या होती है, क्रिया होती है धातु। देखो संस्कृत में हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये बात मैं शायद आपको बेसिक के अंदर बताई थी मैंने। क्रिया कुछ नहीं है, आपकी धातु ही है। ठीक है, तो शायद आपको धातु ना पता हो, धातु क्रिया होती है। ठीक, अगर आपको इतना नहीं पता है तो यार एक बार आप मेरा शब्द रूप वाला लेक्चर देख लेना। ठीक है, धातु रूप वाला देख लेना और बेसिक वाला देख लेना, क्योंकि मैंने इनके अंदर बार बार बताया है कि धातु क्या है, शब्द क्या है। ठीक है, और हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको वर्ब कहते हैं। तो ये सब चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। तो इतना आपको चीज़ क्लियर होना चाहिए कि जो 22 प्रकार की उपसर्ग होते हैं वो किसी भी धातु के साथ योग हो गए, योग मतलब जुड़ जाते हैं। किसी जब धातु के साथ जुड़ जाते हैं तो उनको उपसर्ग कहते हैं। जैसे यही एग्जाम्पल ले लो भाई, ये उपसर्ग है, पूरा उपसर्ग है। ये जब मान लो इस धातु के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, चलो ये तो खैर यहाँ पर शब्द है, लेकिन मैं आपको एक धातु से साथ समझाता हूँ। जैसे कि पिर मतलब अगर भवती, भवती क्या एक प्रकार की धातु है। अभी भवती एक प्रकार की धातु आपको कैसे पता लगा, आप धातु वाला चैप्टर देखिए, वहाँ पर भू होगा, भवती होगा, तो ये सब आपको वहाँ पर मैंने बता रखा है। देखो यहाँ पर ऐसे भ्रू कुछ करके होगा जो कि भव होगा, वहाँ पर भव इस तरह से। तो ये क्या एक प्रकार की धातु है। ये हम कहाँ पढ़ चुके हैं, धातु रूप के अंदर पढ़ चुके हैं। तो अगर किसी उपसर्ग को आप किसी धातु के सामने लगाते हो तो उसके क्या बन जाएगा, प्रभवती बन जाएगा। यही तो ये कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर किसी उपसर्ग को किसी धातु के साथ मिला रहे हो, धातु के साथ जोड़ रहे हो। योग मतलब जोड़ना, किसको जोड़ रहे हो, धातु के साथ जोड़ रहे हो। ठीक है, और उसी को क्या कहते हैं हम, उसी को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब ये सूत्र हो गया जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक, और देखो इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ, उपसर्ग के अंदर से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन 5 स्टेटमेंट में दे सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पर 5 उपसर्ग दे देगा, डायरेक्टली 5 उपसर्ग दे देगा और बोल सकता है कि इन सभी के एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, या इन सभी का अर्थ लिखिए। ठीक, या फिर ऐसा पूछ सकता है उपसर्ग को परिभाषित कीजिए, उसका सूत्र लिखिए। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल लिखिए। कैसा भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, इनको मैं लास्ट में एक बार डिस्कशन करूंगा। ठीक है, अभी इसकी आप टेंशन मत लेना है। ठीक, देखो अब उसके बाद हम देखते हैं इसका एक और श्लोक आता है कि उपसर्गेन धातु अर्थाना बलादि अंतरम नियते प्रहार संहार विहार एंड पर्यावर्त। इसमें क्या कहा गया है कि जो उपसर्ग होते हैं वो धातु के अर्थ को बल देते हैं, कंट्रोल करते हैं। एक तरीके से जो उपसर्ग होते हैं वो धातु के अर्थ को बलाद करते हैं, मतलब बदल देते हैं, नियत कंट्रोल करते हैं एक तरीके से। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल बताया है, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने क्या लिया है, एक हार लिया है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं एक बार आप छोटा सा दिखा देता हूँ। देखो उन्होंने 4 बार हार लिया है, हार लिया है, हार लिया है। ठीक है, चारों में क्या लिया, हार लिया है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया है, आपको उपसर्ग अलग अलग ले लिए। जैसे पहले यहाँ पर ले लिया फिर उपसर्ग, पर उपसर्ग ले लिया, यहाँ पे सम उपसर्ग ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लिया, चलो मैं दूसरे पेज पे दिखा देता हूँ एक बार इसको। देखो यहाँ पर उन्होंने क्या लिया, देखो ये हार जो ये शब्द है ये तो सही में लिया है हर बार, लेकिन यहाँ पर एक बार प्रउपसर्ग लिया, एक बार सम उपसर्ग लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो सम उपसर्ग है ना, इसको मैंने बताया था ना कि अगर किसी के ऊपर डॉट है तो वो किसका होता है, मैं का होता है। ठीक, देन उसके बाद हमने वी लिया और उसके बाद परी लिया, तो परी। तो ये 4 उपसर्ग लिए। देखो हमने क्या करा है, इनको सेम रहने दिया है और इनको अलग कर दिया है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर प्रहार, इसका क्या होगा, संहार, और इसका क्या होगा, व्यवहार, और इसका क्या होगा, परिहार। देखो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर हम शब्द या धातु रूप को या शब्द रूप को सेम रखते हैं लेकिन उपसर्ग बदल देते हैं तो जो उनका अर्थ होता है वो भी बदल जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि जो उपसर्ग होते हैं वो धातु के अर्थ को बदल देते हैं। तो उपसर्ग ने क्या करा है, जो भी हमने धातु ली है या शब्द लिए है, जो भी आपको लेने, कोई भी धातु भी ले सकते हो, शब्द भी ले सकते हो। ठीक है, तो इन जो ये धातु ली है तो इन सभी का हमने क्या करा है, उपसर्ग लगा के इनके अर्थ को बदल दिया है। यहाँ पे समझाने की कोशिश की, देखो प्रहार, संहार, विहार और परिहार। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको नहीं समझ में आई होगी, ये कैसे हमने जोड़ दिया। देखो इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले को हम अगर ऐसा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंक की बिंदी लगा सकते हैं। ये वाली बात मैंने आपको शायद अभी समझाई तो थी। देखो ये वाली बात तो समझाई थी, इसमें को आधा में लिख सकते हैं या अंक की बिंदी यानी अनुस्वर करके भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, ये अनुस्वर खाली ऐसा, ये अनुस्वर होता है। ठीक है, तो ये बात भी मैंने आपको बता दी, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग कौन से धातु और प्रत्यय से शब्द मिलकर बना होता है, उपसर्ग के अंदर कौन सी उपधातु लगी होती है, उपधातु नहीं, कौन सा उपसर्ग लगा होता है, और उपसर्ग के अंदर कौन सा सूत्र होता है, और उपसर्ग को आप एक सूत्र से परिभाषित कीजिए, तो ये सारी बातें आप बता सकते हो। ठीक है,
अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो एक बार आप वीडियो लेक्चर को यार फिर से देखना, आपको अच्छी चीज़ समझ में आ जाएगी। देखो उपसर्ग कोई भी आध घंटा से ज़्यादा नहीं बनाता है, 30 मिनट के अंदर सभी यहाँ पर उपसर्ग को कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 40, 45, 50 मिनट तक आपको कवर कराऊँ, ताकि आपको यहाँ पर सभी चीज़ कवर्ड हो जाए। और उसी के साथ मैं आपको एक अपडेट भी दे देता हूँ, आज मेरा शायद सॉरी, आज मेरा ऐप यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, शायद शाम तक आ जाए, और उसको मैं यहाँ पर आप सबके डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसका डिस्क्रिप्शन अंदर भी दे दूंगा, और आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो, और नोट्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो। और मैं वहाँ पर आपको फिजियोलॉजी, चरक संहिता, बीएमएस सेकंड प्रॉफ की, ठीक है, और अभी इसी का ही संस्कृत के अंदर भी मैं यहाँ पर आपको आयुर्वेद इतिहास पेपर 2 का मैं उसी के अंदर लाने वाला हूँ, ठीक है। मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट मैं उस पर कवर कराऊंगा, फिजियोलॉजी भी उस पर कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। देखो अगर आपको चीज़ें अच्छी चाहिए, कंटेंट अच्छा चाहिए, फिजियोलॉजी को थोड़ा एनिमेशन से समझना है, फिजियोलॉजी को थोड़ा डायग्राम वगैरह से समझना है, तो यार आपको थोड़ा सा मेहनत, मतलब थोड़ा सा मुझे चैनल को थोड़ा ग्रो कराना पड़ेगा, चैनल को थोड़ा यहाँ पर बूस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि देखो आयुर्वेद के अंदर इतने अच्छे टीचर क्यों नहीं आते, देखो क्योंकि यूट्यूब पे तो कोई उनका वो है ही नहीं, लाइफ है ही नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे कोई इतनी भीड़ भाड़ नहीं है, ठीक है, और उसका रेवेन्यू बहुत कम है, ठीक। और मैं अगर आप चाहते हो कि हमें एक अच्छा कंटेंट मिले, आयुर्वेद के अंदर अच्छा टीचर आए, अच्छे अच्छे टीचर आए, तो यार आप लोगों को सपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो चलो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, जब हमारा शायद आज शाम तक ऐप लॉन्च हो जाए, मतलब वेब डेवलपर शायद हमें आज दे दे, तो ठीक है। तो देखो देखो यार, ये सब बातें मुझसे मतलब ऐसे नहीं समझाई जाती, लेकिन जैसे अगर मैं पढ़ने के मामले में बात करूँ तो शायद मैं अच्छे से समझा पाता हूँ, लेकिन जब ये मुझे ऐसे बात करनी पड़ती है ना, तो मेरा दिमाग ऐसी चीज़ों में इतना काम नहीं करता है। बस मेरा यही फोकस रहता है कि मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ, ठीक है। कोई मैं मार्केटर नहीं हूँ कि यार इस तरह से ऐप का प्रमोट कर दूंगा। आप देखना, कभी मैं जब ऐप का थोड़ा बहुत प्रमोशन करता हूँ या बताता हूँ अपने बारे में, तो यार मैं मतलब झिझकता हूँ, ठीक है। ये बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यार आप सभी मेरी एक तरीके से फैमिली हो, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा कभी नहीं लगता है कि मैं एक यहाँ पर कैमरा के पीछे कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने जो बच्चे, मेरे जो स्टूडेंट हैं, उनके सामने मैं कुछ ना कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ठीक, उपसर्ग हमेशा धातु या शब्द के पूर्व भी जुड़े जाते हैं, यानी जो उपसर्ग होता है वो किसी धातु के या किसी शब्द के पूर्व यानी पहले ही जोड़ा जाता है, और जो प्रत्यय होता है वो धातु और शब्द के बाद में ही जोड़ा जाता है। सर प्रत्यय क्या होता है, टेंशन मत लो, अगला चैप्टर आएगा, अभी आपको उपसर्ग समझना है, उपसर्ग समझ लो, ठीक। उसके बाद हर धातु या शब्द से पहले उपसर्ग, देखो हर धातु या शब्द से पहले उपसर्ग जुड़े रूप ऐसा अनिवार्य नहीं है, ऐसा नहीं, परंतु संस्कृत में हर धातु या शब्द के बाद प्रत्यय जुड़ता है। देखो यहाँ पर बोला जाता है कि जो हर धातु, जरूरी नहीं कि हर धातु को आगे उपसर्ग ही जुड़े, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर धातु के आगे उपसर्ग ही जुड़े, लेकिन हर धातु के पीछे प्रत्यय जुड़े वो जरूरी है, ठीक है। तो इतना आप बस दिमाग में रख लेना, एक पॉइंट बताया गया है कि हर धातु के आगे उपसर्ग जुड़े वो जरूरी नहीं है, लेकिन हर धातु के आगे प्रत्यय जुड़े ये जरूरी है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लेना कि आपका पास्ट जरूरी नहीं है, आपका प्रेजेंट जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर उपसर्ग की संख्या के बारे में। देखो यहाँ पर उपसर्ग में कुल 22 उपसर्ग होते हैं, संस्कृत व्याकरण में कुल 22 उपसर्ग होते हैं, ठीक। पर, परा, परि, परिति, अधि, अभि, अति, अपि, दूर, दस, नीर, ति, वी, सम, आनी। देखो यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है, इस तरह से लगा हुआ है, शायद ही मैंने आपको संधि के अंदर भी बताया था, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, इस तरह का आ हो जाएगा, ठीक है। ये लोप हो जाता है, यहाँ पर इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और ये आ बन जाता है, ठीक है। शायद परसवर्ण संधि कुछ इसी प्रकार की संधि थी जहाँ पर मैंने आपको इसका लोप बताया था, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार आप संधि का रिवीजन थोड़ा अच्छे से कर लेना, क्योंकि देखो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपसे क्वेश्चन गलत करा सकते हैं, ठीक है। और नी, अनु, अब, सु, अद, अप और अप, देखो इनको आपको क्या करना है, इस तरह से याद कर लेना है। जो मैंने याद करा था, मैंने कुछ इस तरह से याद करा था, पादवी, पादवी, अनु, देखो पादवी अनु से मैंने कैसे याद करा था, देखो पै से मुझे पूरा ये पूरा याद हो गया था, पूरा ये चार चार डिब्बा, मतलब एक डिब्बा के अंदर चार आते हैं ना, ये चारों याद हो गए पैसे, भाई पैसे पर यानी पर, परा, परी, परी थी, फिर ए आता है ऐसे, मतलब अधि, अभी, अति, अपी, ये वाले याद हो गए दूसरे से। फिर तीसरा होता है दी, मतलब दी से क्या होता है, दूरदस, निर्निश, दूरदस, निर्निश। फिर वी से विषम, विषम आनी, विषम आनी। फिर अनु से अनु, अब, सो के उठी, अनु, अब, सो के उठी। तो इस तरह से मैंने याद किया था। देखो इस तरह से याद करने का फायदा क्या होता है, एक तो आपको यहाँ पर पूरा सीक्वेंस पता लग जाता है, ठीक है। एक तो आपको पूरा सीक्वेंस पता लग जाएगा कि पै से पर, परा, परी, परी थी। देखो मान लो आपसे पै पता, पर, परा, परी, परी थी, ए पता, अधि, अभी, अति, अपी, दूर, दिश, निर्निश, विषम, आनी,
अनु अब सो के उठी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली 22 प्रत्ययों को याद कर सकते हो। देखो आप चाहे कोई गाना बना लेना, चाहे कोई आप डायरेक्टली याद कर लेना, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे कर लेना। मैंने ऐसे करा था ताकि मुझे पूरा सीक्वेंस याद हो जाए कि पैसे पर परा परी परी थी ऐसे, अधि अभी अति अभी दैसे, दूरदर्श निर्निश वी सम आनी, अनु अब सो के उठी, और लास्ट में अप और अप कर लेना, ऊपर अप, उप और अप कर लेना। ठीक है, आपको जिस तरह से याद करना है कर लेना है। इसका जो मैंने जो याद करा था उसका सेंस ये बनता है कि जब आपको ये पहले पहले सारे शब्द याद हो जाएंगे, तो पहले पहले शब्द अगर आपको एक बार सारे याद हो गए तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, पहले से इसको याद कर सकते हो, दूसरे से इसको कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हो। आई होप मैंने आपको क्लियर करा दिया होगा, और इनको याद कर लेना है क्योंकि इस चैप्टर में यही है। अगर आपने ये याद कर लिए तो आप अच्छे से आराम से आगे कर सकते हो। देखो तो अब हम देखते हैं सबसे पहले जो उपसर्ग होता है वो होता है पर। तो पर का मतलब होता है अधिक या आगे और यश। अगर पर के सामने हम अगर भू धातु यानी भवती कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, परभवती। देखो इन धातु को एक बार आप धातु रूप वाले चैप्टर से देख लेना, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पर के अगर हम तिष्ठते इस धातु कर देते यानी तिष्ठते कर देते तो प्रतिष्ठते, कुछ नहीं है, बस आपने इनको जोड़ा है। पर के सामने काश तो प्रकाश, पर के सामने कृति प्रकृति, पर के सामने हरती तो प्रहरती। ठीक है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए, बस केवल आपको यहाँ पर जोड़ा है। देखो कभी कभी क्या हो सकती है, कोई संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि भी आपको यहाँ पर प्रयोग हो सकती है, तो एक बार वो भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। ठीक है, ठीक। देन उसके बाद आता है परा। देखो अब परा के अंदर क्या, परा का मतलब क्या होता है, उल्टा या पीछे, उल्टा या पीछे। तो यहाँ पर क्या करना है, कुछ भी नहीं है, ये उपसर्ग होते, इन उपसर्ग के सामने आपको क्या कर देना है, आपको कोई भी धातु लगा देनी है। जैसे भावती लगाते तो पराभावती, जयते लगाते तो प्रजयाते, ठीक है, और विद्या लगाते तो पर विद्या हो जाएगी, करोती लगाते पर करोती हो जाएगी, काष्ठा लगाते तो पर काष्ठा हो जाएगा। बस आपको समान जोड़ने हैं और आपको कोई ऐसा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। ठीक, सॉरी। देखो उसके बाद अप उपसर्ग लगाना है। उपसर्ग अप का मतलब होता है बुरा या अभाव। देखो अप के सामने अगर आप करोती धातु लगाते हो तो अप करोती, कार लगाते हो अपकार, और शब्द लगाते हो तो अपशब्द, और वाद लगाते हो तो अपवाद हो जाएगा, और अप के सामने आदनम लगाते हो तो क्या हो जाएगा, अपनादम हो जाएगा। देखो इनमें कोई ऐसा कुछ खास है नहीं, बस आपको कह रहा है कि देखो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा दे सकता है कि आपको इसमें पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो आप यहाँ से पहचान लोगे कि पर उपसर्ग है, इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर आप पहचान सकते हो परा उपसर्ग है। ये आप तभी पहचान सकते हो क्वेश्चन के अंदर जब आपको यहाँ पर ये उपसर्ग याद होंगे। ठीक है, इनमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। आपको जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कुछ एग्जाम्पल, प्राप्ति, प्रकाशता, पर विद्या, उपकार, तो आपको इनमें पहचानना होगा कि इनके अंदर कौन सा उपसर्ग छिपा हुआ होता है, और फिर पूछा जा सकता है कि और उसका क्या मतलब होता है, जैसे परा का उल्टा पीछे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। देखो यहाँ पर मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था अप आदनम। देखो यहाँ पर क्या है, जब इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पर हसवा है और यहाँ पर क्या है, दिगरा है। तो हसवा दिगरा के मिलके क्या बन जाएगा, दिग्र आ ही बन जाएगा, स्वर्ण दिग्र संधि से। ठीक है, तो यहाँ पर एक दिगरा हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर कभी कभी थोड़ी थोड़ी संधि यूज हो सकती है, आप थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा लेना। अगर आपने संधि पढ़ी होगी तो आप यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन कर ले जाओगे। देन उसके बाद हम बात करते हैं चौथी उपसर्ग के बारे में, जो कि है सम। ठीक है, तो इसके नीचे देखो ये लगा हुआ है हलंत। ये भी देख लिया करो कि किस उपसर्ग के अंदर हलंत लगा है, किसके अंदर हलंत नहीं लगा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बारीकी से पढ़ना होता है। ठीक, तो इसका जो मतलब होता है वो अच्छी तरह से या भली भांति। सम प्लस भवती संभवती। देखो मैंने बताया था ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, आदि में के अंदर लिख सकते हैं, तो आदि में भवती हो गया। इसको क्या हो जाएगा, सम आगच्छन्ति, तो सम आगच्छन्ति हो जाएगा, क्योंकि इसका जो एक है वो किसके अंदर चलाएगा, इसको, और इस आदि में को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। ठीक है, तो सम प्लस कल्प, तो यहाँ पर ये भी जो मैं ही अंकी बिंदी में चला गया तो संकल्प। सम प्लस तोष, तो ये भी आधा में किसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर संतोष। अगर जैसे मैं बोल देता हूँ कि संतोष के अंदर कौन सा उपसर्ग है, तो आप कितना कन्फ्यूज हो जाओगे यार। आप अगर आपको नहीं पता होगा कि इस अंकी बिंदी को हम आदि में लिख सकते हैं, तो आपने आदि में लिखी प्लस तोष लिख दिया, तो इससे आपको पता लग गया इसके अंदर सम उपसर्ग है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप यहाँ पर पहचान सकते हो। देन इसके आगे देखते हैं हम अनु। अनु का मतलब होता है पीछे। अब अनु के आगे यहाँ पर बहुत सारी उपधातु, अनुगच्छति, अनुकल, अनुकूल, अनुराग और अनुचर, तो इनको जोड़ दो, अनुगच्छति, अनुकूल और अनुराग और अनुचर। अब देखो उसके बाद हम देखते हैं कि निस का जो अर्थ होता है वो होता है नीचे या दूर। अब यहाँ पर निस्सरति, अब निस्सरति, तो निस्सरति को आप ऐड करोगे तो ये जो स है उसको हम आधा लिख सकते हैं, तो आधा लिख दे, निस्सरति हो जाएगा। अब आ जाएगा निश्चुनौती, निश्चुनौती,
अब देखो निश्चिनोति को हम क्या कर सकते हैं, इस से को आधा से लिख सकते हैं, तो लिख दिया हमने आधा से। ठीक। अब देखो यहाँ पर जो से लिखा गया है ना, यहाँ पर जो से लिखा गया है वो आधा से इस तरह का नहीं लिखा गया है, वो आधा से इस तरह का लिखा गया है। इस तरह का क्यों लिखा गया है, अगर मैंने आपको अभी याद, अभी आपको बताई थी मैंने सचुतु संधि, यानी कि जो सा और तावर के सामने यदि कोई चावर का, यानी सा और चावर का कोई भी मेंबर आ जाता है तो इस सा को आपको क्या करना है, इस आधे सा में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, ये आपको याद होगी। देखो मैंने अभी आपको यहाँ पर ये बताई थी, देखो ये बताया था कि यदि सा के सामने, सा और तावर के अंदर इनमें किस, इनका कोई भी वर्ण इनके सामने आ जाए, किसी, देखो सा के सामने चा आ जाए, सा के सामने छा आ जाए, सा के सामने कोई भी वर्ण आ जाए, लेकिन सा किसके कन्वर्ट होगा, अपने रिस्पेक्टिव के अनुसार, यानी सा का किस में कन्वर्जन होगा, सा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कैसा है, हमारे इसके जब हलंत लगाए तो ये आधे सा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, आधे सा में इसको कन्वर्ट कर दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो थोड़ी थोड़ी जो संधियाँ है वो आपको याद रखनी पड़ेगी और इस तरह से आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। देन इसके बाद निष्काम, तो निष्काम, अब देखो यहाँ पर ऋतु संधि लग जाएगी। अब यहाँ पर क्या लग जाएगी, ऋतु संधि लग जाएगी, तो इस सा को किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सा में, सा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ी थोड़ी जो बातें वो ध्यान रखनी पड़ेगी। तो उसके बाद आता है निसंदेह। निसंदेह, तो निसंदेह के अंदर क्या करेंगे, डायरेक्टली इसका हम आधा सा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा। देन उसके बाद आता है निर। निर, निर इच्छते या निरक्षते, निर के साथ बहती तो निर्बहती। अब देखो जो ये आधार है, जो ये आधार है, तो इस आधार को हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही ये चीज़ें बताई थी। निर्गच्छति, तो इसके अंदर वो आधा लगा दिया। निराकार, तो निराकार। अब इसका जो हसवा था एक इसका चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, और तो ऐसे कोई इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं अव का। तो अब में अव का जो मतलब होता है नीचे दूर, निर का मतलब भी नीचे और दूर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो दो उपसर्ग का एक ही मतलब होता है। ठीक, ये भी आप कन्फ्यूज मत होना। तो अवगच्छति, अवगच्छति, अवगुण, अवगुण, अवतरणम, अवतरणम, अवकाश और अवकाश, इस तरह से आपको जोड़ने हैं और आसानी से शब्द आपके बन जाएंगे। उसके बाद हमारा 9th उपसर्ग है दुष्ट। दुष्ट का मतलब है दुष्ट या बुरा। इसके सामने क्या है, दुष्चरति, दुष्चरति। देखो यहाँ पर जो सा है, अब इस सा का हमने क्या रहेगा, इसके सामने चा आ गया। अगर सा और तावर के सामने, सा और चावर के अंदर कोई वर्ण आता है तो उनके रिस्पेक्टिव कन्वर्ट कर देंगे। तो सा को शा में कर देंगे, लेकिन इसके नीचे हलंत लगा है तो इसको हम आधे से में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, दुष्करोति, तो इसको हम किस में कर देंगे, ऋतु संधि के अनुसार सामा कन्वर्ट कर देंगे। देखो यहाँ पर ऋतु संधि नहीं होगी क्योंकि जो दूसरा वर्ण है ना वो के आ रहा है, जबकि ऋतु संधि में हमने यहाँ पर क्या बात करी थी, सा और टा की बात करी थी, सा और टा की बात करी थी। तो यहाँ पर ये जो वर्ण आ रहा है ना, यहाँ पर जो वर्ण आ रहा है, ठीक है, वो का आ रहा है। अरे यार इतने सारे पेज हो गए हैं ना एक तो सामने, तो पता ही नहीं लग रहा है कि कौन सा पेज है, सब उड़ते जा रही है। ठीक है, ताकि ये मैंने इसलिए आपके लिए रख रखे ताकि आपको मैं इन चीज़ों को दिखा सकूं कि मैंने आपको ये सब चीज़ कहाँ पे पढ़ाई है। अब देखो, अब सा को इस सा में कन्वर्ट करा है। ठीक है, अब क्यों कन्वर्ट करना है, आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है कौन सी संधि लगी होगी। ठीक, शायद मैंने यहाँ पर भी ये काम कर दिया था, ये वाला आप देख लेना, यहाँ के अंदर भी वही संधि लगेगी जो यहाँ पर लगेगी। अब ये आपको बताना है कौन सी संधि लगेगी। देखो इसका जवाब मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। ठीक है, पर मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार इसको खुद चेक करो, क्योंकि आप खुद देखोगे तो आप रिवाइज करोगे। ठीक है, मेरा क्या है, मेरे सामने संधि खुल रही है, मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन अगर आपके माइंड में क्वेश्चन बनेगा कि यार इसमें अंदर कौन सी संधि लगी हुई है, और आप जब इन अपने पेजों को, नोट्स को पलटोगे तो आप रिवाइज करोगे। तो मेरा यही मतलब है कि आप बस रिवाइज करो। ठीक है, और अगर आपको नहीं आता तो कमेंट कर देना, मैं आपको यहाँ पर कमेंट में बता दूंगा। देन उसके बाद दुस्साहस के अंदर भी क्या होगा, सेम साहस हो जाएगा। दुष्कर्म के अंदर देखो यहाँ पर भी यही संधि लगा है कि सा को शा में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 9 अक्षर कंप्लीट होते हैं। देन उसके बाद हम आगे देखते हैं। देखो आगे दूर का हो जाएगा, दूर। दूर मतलब बुरा या कठिन या हीन, इसका मतलब होता है कि दूरवर्ती। अब यहाँ पर जो रहे इसको हम आधा ले सकते हैं, दुर्गति। दुर्गच्छति, तो आधा रे ले सकते हैं ऊपर, दुर्गच्छति। दुर्गति, तो फिर से दुरुपयोग, फिर से। देन उसके बाद आता है हमारा बी। बी मतलब बिना या पृथक या विविध या विशेष। तो विनियति, विनियति, विजयते, विजयते, विनिश्यति, विनिश्यति, विजय, विजय। ठीक है, तो इनमें ऐसा कोई अलग नहीं है कि जो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत बताऊं, सब सेम ही है। अब जैसे आंक का हम क्या करते हैं, इसका लोप हो जाता है पर्ण स्वर संधि के अनुसार। एक बार आप इसको फिर से देखना। ठीक है, संधि के अंदर, स्वर संधि के अंदर है ये। तो शायद मैंने 8वीं संधि के अंदर ये बताया था, स्वर संधि के जो 8वीं संधि बताई थी, पर्ण स्वर संधि। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका लोप हो जाता है और ये आ ही रह जाता है। ठीक है, तो ये पर्यंत और तो आगसम यति आनियति, आगसम गच्छति आगच्छति, आगसम कृष्णम आकर्षणम, आगसम हार तो आहार। तो इस तरह से यहाँ पर आप नए नए शब्द बन जाएंगे।
देन इसके बाद है नी। नी का मतलब होता है पर्यांत और। तो निवेद्यति निवेद्यति, निवर्तते निवर्तते, निरोग निर्देशक। देन उसके बाद अधि 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 का जो अर्थ होता है वो होता है पर्यांत और। अधिगच्छति, अधिबस्ति, अधिकार और अधिकृत। देखो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत संधि लगेगी तो आप उनको थोड़ा बहुत देख लेना, नहीं तो डायरेक्टली आप यहीं सब ऐसे ही बन जाते हैं। देन उसके बाद है अप का मतलब होता है निकट। ठीक है, तो यहाँ पर अपगिरति तो अपगिरति, अपधान अपिधान, अपिनियति अपिनियति, अपि आसित तो अपि आसित क्या हो जाएगा, अपि आसित हो जाएगा। ठीक, देन उसके बाद हम देख लेते हैं 16वें उपसर्ग के बारे में। अति का मतलब होता है बहुत, तो अतिशयते अतिशयते, अतिक्रम क्रमति तो अतिक्रमति, अधिक सामने अधिक तो अत्यधिक। ठीक, देखो यहाँ पर थोड़ी वैकलोबरी लगा हुआ है कि, ठीक है, तो थोड़ी वोकलरी लगी है जिसको शब्द को इन्होंने मिला के लिख दिया है। अत्याचार तो अत्याचार। ठीक है, और जैसे यहाँ पर ई आ रहा है, जैसे लास्ट में ई आ रहा है और ए आ रहा है, तो आप लोग अब मुझे बताओगे ये कौन सी स्वर्ण संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये कौन सी स्वर्ण संधि का एग्जाम्पल है, ई प्लस ए। ठीक, ई प्लस ए, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था ना 9 सुबह लिखे थे ए ई औ री ली ए ओ, और ए ई औ री ली ए ओ, 9 आपके यहाँ पर लिखे थे, 9 आपके यहाँ पर लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये संधि पता लगी होगी कि यहाँ पर ये कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, तो जब आप ये को और ए में कन्वर्ट करोगे तो ये किस में होता है, देखो मैं इसको आपको बता ही देता हूँ। ये होती है यण संधि का, यण संधि का। ठीक है, और यण संधि में क्या होता है, इक वर्ण का यण वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है, इक वर्ण का यण वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। यानी यहाँ पर क्या होगा, जो ये ई वर्ण है, यानी जो ई आ रहा है इसको ये में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये में। ठीक है, तो ये में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब इसे हम ई निकालेंगे, इसे हम ई निकालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यार मैं इसको एक बार आपको सॉल्व भी करा देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने कहीं ना कहीं अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, मतलब संधि आपने अगर अच्छे से करी होगी तो मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया अत्य प्लस 4 का, ये सब सेम ही है, कोई सा भी आप ले सकते हो। अत्य प्लस आचार, उन सभी में यही संधि लगेगी, यण संधि। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो स्वर, तो इसको तय के नीचे से निकालोगे ई। ठीक है, तो ये आ गया, देन ये यहाँ पर ए आ गया, इस तरह से। अब ये तो तोड़ना आपको यार आना चाहिए ना, क्योंकि अब मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट कराने वाला सब्जेक्ट को और आपको ये तोड़ना ही नहीं आ रहा है। तो ये ए निकलेगा यहाँ से, और इसके अंदर छोटी ई लगी हुई है तो इसके अंदर हम लगाएंगे, छोटी के अंदर से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अगर इसके अंदर छोटी ई नहीं निकलते तो इसके अंदर हम हंसवा लगाते, मतलब इसके अंदर से हंसवा बाहर निकालते, लेकिन इसके अंदर पहले छोटी लगी है तो ये निकाल देंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल होता है, यण संधि का। ठीक है, शायद मैंने आपको ऐसे दिखाई भी थे, तो एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, कि मैंने आपको इस तरह से समझाए थे कि यहाँ पर इस तरह से लिखना है और यहाँ पर इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो ये वो चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ, बार बार नहीं समझाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यण संधि लगेगी, और यण संधि में क्या होता है, इक वर्ण का यण वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो ये है तो इसका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसको रीअरेंज करो। अब ये देखो, ये कहता है, इस तरह को हम कैसे लिखेंगे, एक ए लिख दिया, इस तरह को हम आधा तय लिख सकते हैं। ठीक है, इनकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, और छोटी बचेगी इत्यादि, तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉरी, ये अत्याधिक का एग्जाम्पल नहीं था, ये अत्याचार का एग्जाम्पल था। तो अत्याचार लिख दो, ए लिखा और इसके सामने आधा तय लिख दिया, और इसका जो ये वर्ण बन गया ये लिख दिया, और आचार बचा तो आचार लिख दिया, इस तरह से। ठीक है, तो मुझे दूसरा एग्जाम्पल दिख गया था यहाँ पर, तो इसकी वजह से कन्फ्यूजन हो गई। तो इस तरह से आप कर सकते हो, और तो खैर खास इसमें कुछ है नहीं, बस मैं आपको यही बता रहा हूँ, यदि आपने स्वर्ण और व्यंजन संधि थोड़ा सा अच्छे से करा है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन कर ले जाओगे। अगर आपने संधि में थोड़ा कन्फ्यूजन है तो यार प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप संधि को अच्छे से देखिए। ठीक है, मैंने संधि को अच्छे से डिटेल में कोशिश की है समझाने की। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि संधि नहीं आएगा तो आप यकीन मानिए उपसर्ग को आप इतने अच्छे से नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि उपसर्ग में बिल्कुल फ्री के नंबर मिल जाए तो आप संधि को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, और फिर भी कोई नहीं आता यार, मैं अपना नंबर दे रखता हूँ, आप मुझे 7289009290 इस पर कभी भी कॉल मैसेज कर सकते हो। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं आप लोगों से कॉल पे बात भी करता हूँ, आपसे समझाता भी हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग मुझसे जुड़े रहे और आपको कभी भी ऐसा फील ना हो कि यार अगर हमें कॉलेज में समझ में नहीं आया तो हमें वो चीज़ कभी भी समझ में नहीं आएगी। अगर आपको कॉलेज में समझ में नहीं आया तो यार मैं हूँ ना, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आप कभी भी टेंशन आपको नहीं लेनी है, तो आप इस पर आराम से कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, नोट्स के लिए भी मैसेज कर सकते हो, जो चाहे आप यहाँ पर मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, आप चाहे फर्स्ट ईयर के हो, चाहे आप सेकंड
सेकंड प्रॉप के हो, ठीक है, तो आप मुझसे कोई भी यहाँ पर बात कर सकते हो, ठीक है। थर्ड प्रॉप का मैंने अभी पढ़ाया नहीं, स्टार्ट करा नहीं है पढ़ाना बच्चों को, तो इसलिए मैं थर्ड प्रॉप का नहीं कह सकता, ठीक। देन उसके बाद आता है से का मतलब होता है सुंदर, तो सुपच्यति यानी सुपच्यति, तो सुलुभते सुबुद्धे, सुगंध सुगंध, सुलभते सुलभते, तो ठीक है। अगर जो भी कहीं है इस पर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसको आपको बता दूंगा। उद उद ऊंचा श्रेष्ठ और ऊपर, इसका मतलब होता है उत्पत्ति उत्पत्ति, उद्भवती उद्भवती। अब देखो यहाँ पर जो तय है, तय और भय, अब तय और भय में क्या हुआ है यहाँ पर, जो इस तय का क्या होगा, दय बन गया। अब ये यार ये कौन सी संधि से है, अब आप मुझे बताओ, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना पड़ेगा कि ये जो तय है इसको हम दय में किस तरह से लिख दिया, ठीक, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बस एक हिंट दे देता हूँ कि इसमें जसव संधि लगेगी, ठीक है, जसव संधि लगेगी। अब जसव संधि क्या है, कैसे लगेगी, तो ये आपको देखना है, ठीक है। बस मैंने आपको हिंट दे दिया कि इसके अंदर जसव संधि लगेगी, और जसव संधि आप खुद पढ़ना, क्योंकि मेरे पढ़ाने से यार कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको जसव संधि डिटेल में पढ़ा चुका हूँ किस तरह से लगती है। मैं चाहता हूँ कि आप रिवाइज करो, आप रिवाइज करो, आप कारक हो गया, समास हो गया, ठीक है, संधि हो गया, तो इन सभी को आप बार बार रिवाइज करो, ठीक है। और ये जो माहेश्वरी सूत्र था, इन 3-4 चैप्टर को तो आप बार बार रिवाइज करो, ठीक, तभी आपका यहाँ पर संस्कृत के पेपर 1 में पकड़ बन पाएगी। उसके बाद हम और अभी का देखते हैं, अभी अभिभवती अभिभवती, अभिगच्छति अभिगच्छति, अभ्युदय अभ्युदय, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर भी देखो फिर क्या हुआ है, यहाँ पर ई और ऊ मिल गए, देखो ई के सामने और ऊ मिल गया, ई के सामने क्या मिल गया, ऊ बन गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, इसका ई वर्ण का क्या हो जाएगा, यण वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा। और इसके अंदर से ई चली गई तो ये आधा बै लिख दिया, ठीक है। और इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक संधि, यानी आप लगा सकते हो यहाँ पर यन संधि लगी है, ठीक। ये जो मैंने पिछले बार एग्जाम्पल आपको बताया था। देन उसके बाद प्रति यानी और के सामने उल्टा होता है, तो प्रति करोति प्रति करोति, प्रतिवदति प्रतिवदति, प्रति एक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ई के सामने ए आ गया है, ठीक है, ई के सामने ए आया तो ये या में कन्वर्ट हो जाएगा यन संधि के अनुसार, ठीक, प्रति इच्छा प्रति इच्छा। तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कह रहा है सुवर्ण दीर्घ संधि लगी है, यहाँ पर छोटी है, यहाँ पर बड़ी है। अब छोटी बड़ी मिलकर क्या बन जाएगी, बड़ी बन जाएगी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, बड़ी बन जाएगी, तो प्रतीक्षा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सुवर्ण दीर्घ संधि, ठीक है। ये आप तभी आपके प्रैक्टिस में आएगी जब आप बार बार इन चीज़ को रिवाइज करोगे। संधि को परि का मतलब परि चारों, और उसका मतलब होता है इच्छते परिच्छते, ठीक है। यहाँ पर छोटी और छोटी आपस में मिलती तो बड़ी बन जाएगी, तो ये स्वर्ण की संधि। परिक्रमते तो परिक्रमते, परिहार परिहार, परिश्रम परिश्रम। उसके बाद उपनिकट उपकरोति उपकरोति, उपचरोति उपचरोति, उपनियति उपनियति। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। यार मैंने पूरी कोशिश की है आपको उपसर्ग में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो आप कैसे संधि का प्रयोग कर सकते हो बीच बीच में, वो भी मैंने आपको सिखाया है। अब ऐसा नहीं है जो संधि मैंने बताई वही लगेगी, आप जितनी भी स्वर्ण संधि है, जितनी भी दीर्घ संधि, कोई भी संधि लग सकती है, वो आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगी कौन सी संधि कहाँ पर लगेगी। उससे पहले आपको संधि को अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं फिर से एक अपडेट दे देता हूँ, हमारा ऐप यानी हम सभी का ऐप आज ही, शायद उम्मीद यही है कि आज ही प्ले स्टोर पे अंदर आ जाएगा, और मैं उसका लिंक दे दूंगा इस वीडियो के अंदर भी और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी। और जो हमारा बैनर मतलब उसको मैं जहाँ जहाँ लिंक दे सकता हूँ प्रोवाइड करा दूंगा आपको, ठीक है। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।